Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from Unit 4 Reading C, and the name of chapter is Daddy's Enduring Script written by Amara Bhavani Dev. आज के इस क्लास में हम आपके क्लास 10 के इंग्लिश का यूनिट 4 का रीडिंग से चैप्टर जिसका नाम है आपका डैडीज़ एंड्योरिंग स्क्रिप्ट, जिसको अमारा भवानी देव ने लिखा है, इसको हम रीड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, बहुत स्वीट, शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर का नेम है हमारा डैडीज़ एंड्योरिंग स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है कि डैडी का इंड्योरिंग स्क्रिप्ट। इंड्योरिंग मीन्स क्या होता है आपका स्थाई। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है जो कुछ भी हम लिखते हैं या जो कुछ भी राइटर्स लोग जो भी अपना कंटेंट्स वगैरह लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये डैडी रहते हैं वो एक्चुअल में एक राइटर रहते हैं और राइटर से पहले क्या रहते हैं और उनकी राइटिंग जर्नी को कैसे उनके बच्चे आगे लेकर के जाते हैं। सो बहुत अच्छा सा ये चैप्टर होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन और हम रीड करते हैं। Seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into the night, the green ink from his fountain pen turning thoughts into words in his beautiful handwriting. Okay student, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी इस चैप्टर की जो ऑथर हैं उन्होंने ही ये स्टोरी लिखा है और वो बता रही है कि हमेशा क्या होता था जब वो ड्राइंग रूम पे बैठा करती थी तो उनके जो डैड थे वो रात पे ही अक्सर लिखा करते थे और वो मोस्टली ग्रीन इंक से लिखा करते थे और वो फाउंटेन पेन का यूज़ करते थे और उस फाउंटेन पेन में जो इंक का कलर होता था वो मोस्टली ग्रीन कलर का हुआ करता था और अपने थॉट्स को, अपने सोच को वो अपने शब्दों में पिरो करके बहुत अच्छे हैंड राइटिंग के साथ में अपना स्क्रिप्ट मोस्टली रात पे वो ड्राइंग रूम में बैठ करके लिखा करते थे। My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom. आगे हमारी ऑथर बता रही है कि उनके जो मम्मा थी और उनकी जो छोटी बहन थी वो बेडरूम पे सोने के लिए चले जाते हैं। But I sat huddled in a blanket on the cane chair opposite his desk and watched. It was the 1960s. आगे ऑथर हमको ये बता रही है कि उनकी मम्मा और बहन तो चले जाते थे सोने के लिए, लेकिन जो हमारी ऑथर है वो एक कैन चेयर पे अपने फादर के जस्ट अपोजिट तरफ क्या करती थी, बैठा रहा करती थी और अपने पापा को देखा करती थी जब वो लिखते थे। और ये 1960s की बात है। We lived in a Chennai, in a smiling, modest house with whitewashed walls and green windows, a big garden around it and an inviting porch. आगे वो बता रही है कि वो उन लोग चेन्नई पे रहा करते थे। उनका जो घर था वो साधारण सा एक मामूली सा घर था और उनके घर का जो दीवार था वो वाइट कलर का हुआ करता था। उनके घर की जो खिड़कियाँ थी वो हरे रंग की ग्रीन कलर की हुआ करती थी और उनके घर के चारों तरफ सुंदर सा गार्डन भी था और उनके घर में एक इनवाइटिंग पोर्च, मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव सा, जिसको हम पोर्च मीन्स बरामदा कहते हैं, वो भी उनके घर में बना हुआ था। टू हेल्प मेक एंड्स मीट माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। और अपने घर को, अपने लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने आसानी के तौर पे क्या किया था, अपने घर का आधा हिस्सा उन्होंने रेंट पे मतलब किराए पे दे दिया था। Daddy was a freelance writer, contributing short stories to Tamil magazine and scripts for films, although the film offer were few and far between. उसके जो डैडी थे वो बहुत अच्छे एक राइटर थे और वो शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ लिख करके वो तमिल के मैगज़ीन में दिया करते थे और वो फिल्म्स के लिए भी क्या लिखते थे, स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखा करते थे मूवीज़ के लिए। और जो फिल्म्स थे वो काफ़ी दूर से और पास से उनको ऑफ़र आता था कि वो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख करके दिया करें। बिफोर आई वॉज बॉर्न ही हैड वंस हेल्ड अ स्टडी वेल पेइंग जॉब इन त्रिवेंद्रम एज मलयालम न्यूज़ रीडर। हिज नेम नागरकोइल के पद्मनाभन, नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स इन केरला। और आगे हमारी ऑथर ये बता रही है उनके बॉर्न होने से पहले, मतलब उनके पैदा होने से पहले उनके जो डैड थे वो राइटर नहीं थे। वो क्या किया करते थे, उस टाइम पे जॉब किया करते थे। कहाँ जॉब करते थे वो? त्रिवेंद्रम एज मलयालम न्यूज़ रीडर पे, ठीक है। इस जगह में वो ऑल इंडिया रेडियो पे काम किया करते थे और उनके डैड का नाम क्या है? नागरकोइल के पद्मनाभन, ये उनके पापा का नाम है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से जिसको हम जानते हैं, वहाँ पे वो क्या करते थे, जॉब किया करते थे और वो रेडियो में
जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि रेडियो में क्या होता है, बैठ कर के जब बोलते हैं तो वो सारी तरफ ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है। सेम यही जॉब उसके डैड किया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में वो काम करते थे और जितने भी लोग उनको सुना करते थे, और ये केरला में होता था। He had suddenly resigned from AIR to pursue with relentless passion his dream of being a writer। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, मतलब जो AIR पे वो जॉब करते थे उस जॉब से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और क्यों रिज़ाइन किया था, ताकि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके। और उनका पैशन क्या था, उनका सपना था कि वो एक बहुत बड़े राइटर बने। तो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जॉब को रिज़ाइन करके अपना सारा वक्त किस में देने लग गए, वो राइटिंग पे देने लग गए। Among Daddy's early friends in Chennai were actress Jamini Ganesan and Nagesh the comedian। और उस बता रही है आगे हमारी ऑथर कि जो उनके डैडी थे उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि चेन्नई में रहा करते थे। कुछ लोग जो थे वो एक्टर थे, जैमिनी गणेशन और नागेश जो कि एक कॉमेडियन थे। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस। फिर वो आगे ये भी बता रही कि उनके डैडी के जो फ्रेंड थे जिनका नाम था गणेशन, वो इतना फेमस होने के बावजूद, फेमस हो गए उसके बाद भी वो उनके घर पे, मतलब जो हमारी ऑथर है उनके घर पर मिलने के लिए आया करते थे। आई वुड लुक आउट स्टार स्ट्रक एज हिज ब्लू फ्लैट फाइट ड्रो इन। He had teased my handsome dad, calling him Mapilai, Tamil for bridegroom, and the two would go on talking shop। फिर आगे हमारी ऑथर ये शेयर कर रही है कि वो अक्सर देखा करती थी, उन लोग सब क्या थे, एकदम स्टार टाइप के थे उनके डैडी के दोस्त लोग, और अक्सर उसके डैड को उनके दोस्त लोग चिढ़ाया करते थे, मापीलाई करके बोला करते थे। मापीलाई क्या है, एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्राइड ग्रूम। और फिर उसके डैड और उनके दोस्त मिल करके बात करते करते शॉप की ओर चले जाया करते थे। वन थिंग डैडी हैड गेन्ड अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वॉज मम्मी, an English literature graduate and avid reader. She was a fan of Daddy's magazine stories। आगे हमारी ऑथर ये शेयर कर रही है अपने डैड के बारे में कि अपने डैड के बारे में बता रही है कि उनको राइटिंग से पहले कुछ और एक चीज़ मिली, या फिर बोल सकते हैं कोई स्पेशल पर्सन मिली। वो कौन थी, उनकी मम्मा थी। और उनकी मम्मा जो थी वो इंग्लिश लिटरेचर पे उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और वो रीडर भी थी साथ ही साथ। और अपने ही डैडी की, मतलब अपने हस्बैंड के मैगज़ीन की स्टोरीज़ की वो खुद फ़ैन हुआ करती थी। जो हमारी ऑथर की मम्मी है उनकी मम्मी को अपने ही हस्बैंड का स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और इस तरीके से वो अपने ही हस्बैंड की फ़ैन थी। द two became pen pals, met and got married, although the two-eyed beauty from Bangalore was no Brahmin like daddy। और उन लोग दोनों, मतलब ऑथर की मम्मा और उनके जो पापा थे, दोनों के दोनों पेन पाल्स थे। पेन पाल्स मीन्स क्या होता है, कलम दोस्त कह सकते हैं हम। वो दोनों आपस में मिले, फिर उन दोनों की शादी हो गई, और हम कह सकते हैं कि उनकी जो ब्यूटी है वो बेंगलोर के हैं, और उनके जो डैडी हैं वो क्या है, ब्राह्मीण हैं। इट वॉज़ अ ह्यूज लीप ऑफ फैट टू मैरी इंटर कास्ट इन दोज डेज। और उस टाइम पे इंटर कास्ट मैरिज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, मतलब अलग अलग कास्ट के होकर के शादी करना, ये सारी चीज़ें उन दिनों बहुत मुश्किल हुआ करती थी। As I sat there watching Daddy, I wonder what he would write every day। फिर आगे ऑथर बता रही है कि जब वो बैठ करके अपने पापा को देखा करती थी कि मेरे डैड क्या लिख रहे हैं, तो वो आश्चर्य हो जाती थी कि मेरे पापा हर रोज़ क्या लिखते हैं। I knew how he always worked on his next story at night, even as he was working on his current one at the film studios। फिर वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे डैड हर रात पे क्या लिखते हैं, अपनी अगली स्टोरी को, अगली कहानी को लिखते हैं। और ऑथर को ये भी बात पता था कि उसके डैड जो हैं वो फिल्म स्टूडियोज़ के लिए अपनी कहानी लिख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। माई बिग हेड इज़ जस्ट ए स्क्रिप्ट अवे, ही वुड स्माइल, हिज डीप डिम्पल सोइंग। और आगे क्या है, ये स्क्रिप्ट, माई बिग हेड इज़ जस्ट ए स्क्रिप्ट अवे। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हैं। देन जब वो स्माइल करते हैं तो उनके गाल पे एक छोटा सा प्यारा सा डिम्पल बनता है। आरंट यू स्लीपी? देन उसके बाद उसके डैड ऑथर से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं सोए हो? नो, आई हैड मम्बल, ऑल्दो आई हैड ऑफन डोज ऑफ इन द चेयर एंड ही हैड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मम। फिर उसके बाद जो ऑथर है वो बहुत धीरे से मम्बलिंग करती है, मीन्स बहुत धीमी आवाज़ में कहती है कि नहीं, और वो अक्सर
चेयर में बैठ करके डोज ऑफ मीन्स झपकियाँ लिया करती थी और उनके डैड उनको उठा करके उसकी मम्मी के पास बेड में ले जाके सुला दिया करते थे। I would dream of reams of white paper filled with green writing and of valiant heroes, good always trumped over evil and dead heroes were always good। आगे ऑथर ये बता रही है कि वो जब सोती थी तो अक्सर ये सपने देखा करती थी कि एक वाइट पेपर पे ग्रीन कलर के इंक से लिखा हुआ है उस पेपर में और उसमें बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे हीरोज़ हैं जो कि हमेशा बुराई पे जीत हासिल करते हैं और उनके डैड जो हीरो बनाते हैं या फिर जो भी कैरेक्टर वो एज अ हीरो लिखते हैं वो हमेशा वो हीरो बहुत अच्छा होता है। When I was 10, he gave me a Harper Lee's novel to kill a mockingbird, a rather new book then. Just one story like that is enough for a lifetime, he said. I sensed the longing in him. फिर आगे ऑथर शेयर करिए जब वो 10 साल की थी तो उनके डैड ने उनको हार्पर लीज़ नोवेल, हार्पर लीज़ का एक नॉवेल दिया हुआ था, एक बुक उन्होंने दिया हुआ था जिसका नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड और जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज़ इनफ फॉर लाइफ टाइम, ही सेड आई सेंस द लॉगिंग इन हिम। और उसके डैड ने ऑथर को बताया था कि उन्होंने सिर्फ ये एक ही बुक लिखा हुआ है पूरी ज़िंदगी में। तो ऑथर को इस बात की लॉगिंग मतलब लालसा आई कि उन्होंने सच में अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही किताब लिखी है क्या। ही had a body of work by then but a big hit eluded him. The novel made a great impact on me and how right daddy was. आगे वो बताती है कि he had a body of work by then but a big hit eluded him मीन्स उन्होंने बहुत वर्क किया लेकिन eluded मीन्स बचना। फिर आगे वो शेयर करती है कि ये ग्रेट इम्पैक्ट है मतलब ऑथर पे ये बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा कि उनके डैड सच में बहुत सही थे कि हार्पर लीज़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही किताब लिखी हुई है। हार्पर ली नेवर रोट अनदर नॉवेल येट बिकम अ लीजेंड विथ हर ओनली बुक। आगे हमको ये शेयर कर रही है कि हार्पर ली ने अपना अगला किताब या फिर दूसरा किताब कभी लिखा ही नहीं, वो सिर्फ अपने एक ही किताब की वजह से एक लीजेंड मतलब बहुत ही फेमस राइटर बन गए थे, सिर्फ उनका एक किताब इतना ज़्यादा अच्छा था। समर नाइट्स डैडी वुड रिगेल अस विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स। He was a good mimic with his radio star's voice and was an excellent actor himself। आगे ऑथर शेयर कर रही है अपने घर की बात कि गर्मियों की रात पे अक्सर क्या करते थे उनके जो डैड थे वो रिगेल मीन्स किसी को इनवाइट करना, दावत देना, न्योता देना। तो उनके डैड किस चीज़ को उनको इनविटेशन देते थे, कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, मतलब अपने घर वालों को वो गर्मियों की रात के टाइम पे कहानी सुनाने के लिए बुलाया करते थे और वो कहानी किस चीज़ की हुआ करती थी, फिल्म शूट्स की हुआ करती थी। और आगे ऑथर अपने डैड के बारे में ये भी बता रही है कि जो उनके डैड थे वो बहुत ही गुड मिमिक थे, मतलब जैसे कि वो पहले जॉब किया करते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, तो कैसे वो रेडियो पे बोला करते थे, इसलिए उनको बोलती कि बहुत ही गुड मिमिक है। बहुत अच्छे से वो अपना पूरा फिल्म शूट का स्टोरीज़ हमको बताया करते थे और वो अपने आप में एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। एंड आई वुड साई व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज़ टू बी अ राइटर। और जो ऑथर है वो बता रही है कि वो एकदम शाय हो जाती थी कि कितनी अद्भुत चीज़ है ना एक राइटर होना। On Sundays and holidays, I would go up to the attic where I hide my journal and write endless stories of my own। और अब देखिए यहाँ से अब जो ऑथर है वो अपने बारे में, अब तक तो उसने अपने डैड के बारे में बताया कि उनके डैड की जर्नी कैसी थी, वो राइटर कैसे बने, कैसे उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया सिर्फ राइटर बनने के लिए। अब वो अपने बारे में बता रही है कि अक्सर संडेज़ को, हॉलीडेज़ को मतलब छुट्टी के दिनों पे वो एटिक चले जाया करती थी और वहाँ जो उन्होंने अपना जर्नल का मतलब पत्रकारिता का जो हुनर वो छुपा के रखी थी, ठीक है, वो वहाँ बैठ करके अपनी कहानियाँ खुद लिखा करती थी। When Daddy wrote scripts for Telugu producers, they would be in English। और आगे वो बता रही है कि जब उनके डैड तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे।
Sometimes he would ask me for a particular English word which I had supplied. My heart would swell with pride that I was a part of his writing. आगे ऑथर हमसे ये शेयर कर रही है कि कभी कभी क्या होता था, उनके डैड ऑथर से कुछ इंग्लिश वर्ड पूछ लिया करते थे और वो तुरंत से अपने डैड को इंग्लिश वर्ड बता दिया करती थी, और बताने के बाद उनका दिल बहुत ज़्यादा प्राइड, मतलब वो खुद में बहुत अभिमान महसूस किया करती थी कि मैं अपने डैड की राइटिंग का एक हिस्सा बन पाई. My sister Anuradha and I studied at Chennai's Holy Angels Convent, a most exclusive school which my father could ill afford. फिर आगे वो बता रही है कि उनकी जो छोटी बहन अनुराधा थी और जो हमारी ऑथर दोनों के दोनों चेन्नई के हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्कूल था, बहुत महंगा स्कूल था और जिनको उनके पापा बहुत मुश्किल से एफर्ट कर पाते थे. Still, he wanted us to study and speak English well, and entitlement he had seen. और वो आगे ये बता रही कि उनके डैड चाहते थे कि उनकी दोनों बेटी बहुत अच्छे से पढ़े और इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाए. एंड इंटाइटलमेंट ही हैड सेम मीन्स उनके डैड ये सब कुछ चाहते थे और उनको बताते थे. Then one day I heard my parents whisper excitedly of a lucrative offer that had come to daddy for Telugu film. आगे जो हमारी ऑथर है वो बताती कि एक दिन क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स की बात सुन लेती हैं. उनके पेरेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उनको एक ल्यूक्रेटिव ऑफ़र मिलता है, मतलब बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बोल सकते हैं बेनिफिशियल उनको एक ऑफ़र मिलता है. और वो ऑफ़र क्या रहता है कि उसके डैड को तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिलता है. At last we would be rich and mom had promised me a red frock, some stationery and a new doll. और वो बोलती कि आखिरकार अब हम भी अमीर हो जाएंगे और मेरी मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे रेड कलर का फ्रॉक दिलवाएगी, कुछ स्टेशनरी की सामान दिलवाएगी और मेरे लिए एक नया डॉल दिलाएगी. ये ऑथर हमसे शेयर कर रही है. There was an air of suppressed excitement in the house of dreams that were finally coming true. फिर आगे वो बता रही कि उनके पूरी घर में क्या हुआ था, सब तरफ एक्साइटमेंट, उत्साह की हवा छा गई थी और फाइनली अब उनका जो इतना दिनों का सपना था अमीर होने का, वो सपना पूरा होने वाला था. I had a school picnic to go on early one morning. अब आगे बता रही है ऑथर कि एक दिन ऐसा आता है जब उनको स्कूल की तरफ से वो पिकनिक जाने वाली रहती है सुबह सुबह. The evening before, Daddy had come home tired from work but took me out to buy snacks and sweets for the picnic. My basket was crammed with goodies. अब क्या होता है, जैसे कि वो कल सुबह पिकनिक जाने वाली है तो आज शाम को उनके डैड बहुत थक हार के अपने काम से वापस आते हैं और वो थक के आने के बावजूद अपनी बेटी को कहाँ लेकर के जाते हैं, कुछ स्नैक्स और कुछ स्वीट्स, मतलब कुछ नाश्ता और कुछ मीठा खरीदने के लिए वो अपनी डॉटर को लेके चले जाते हैं बाहर. और आगे वो बता रही कि उनका जो बास्केट था वो क्रैम्ड था गुडी से. क्रैम्ड मीन्स फील्ड, भरा हुआ, अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छे अच्छे नाश्ते से, मिठाइयों से उनका बास्केट पूरी तरीके से भर गया था. I was bursting with joy. Daddy set the alarm for 5 in the morning, ironed my clothes for the next day and went to bed. फिर वो बता रही कि वो खुशी से एकदम झूम उठी थी इन सब चीज़ को लेकर के. वो पिकनिक जाने वाली है, उनके डैड ने इतना सब कुछ उनको दिला दिया है. फिर उनके डैड क्या करते हैं, सुबह के 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं, ऑथर के ड्रेस को, क्लॉथ को आयरन कर देते हैं और फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं. The next morning, the alarm clock went off. I got up, but Daddy didn't. He passed away in his sleep of coronary thrombosis. The doctor explained. अब अगली सुबह आती है, अगली सुबह को अलार्म भी बज जाता है, ऑथर भी उठ जाती है, लेकिन उनके डैड नहीं उठ पाते. उनके डैड क्यों नहीं उठ पाते, क्योंकि उनके डैड की डेथ हो जाती है, मतलब उनके पापा जो है उनका डेथ हो जाता है और डॉक्टर ने बताते हैं कि अब कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई है. I was 13. My sister Anuradha 8. Daddy was just 41. और जब उनके डैड की डेथ हुई थी उस टाइम पे जो हमारी ऑथर है सिर्फ 13 साल की थी, उनकी छोटी बहन सिर्फ 8 साल की थी और उनके डैड 41 ईयर्स के थे. Along with his body, our dreams too went up in a flames. फिर आगे वो ये बता रही है कि उनकी बॉडी के साथ साथ उनके जो सपने थे वो भी जल गए. हृदयालु बट Nindu Hrudyalu, the Telugu movie had scripted with superstar N.T. Rama Rao in the lead, had celebrated its 100th day. लेकिन जो निंदु हृदयालु हैं, जो तमिल मूवी
ही हैड स्क्रिप्टेड मतलब उनके डैड ने जो तमिल मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखा था उसमें जो सुपरस्टार थे एनटी रामाराव उन्होंने 100 डे सेलिब्रेट किया। द प्रोड्यूसर सेंड सम एडिशनल मनी टू माई मदर फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ द फिल्म। और जो उस मूवी के प्रोड्यूसर थे उन्होंने ऑथर की मम्मी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेजे ताकि वो जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने फिल्म को ऐड किया था उसके लिए। द मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर एंड द फर्स्ट इन इट्स जेनरे। और वो जो मूवी था जिस मूवी के लिए ऑथर के डैड ने स्क्रिप्ट लिखा था वो मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर बहुत ज़्यादा हिट होता है और वो उस टाइम का फर्स्ट जेनरे रहता है। डैडीज स्क्रिप्ट बिकम अ रिकरिंग बॉलीवुड थीम। 3 brothers separated in childhood, reunited as adult, avenging their parents' misfortunes। और उनके डैडी के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि उस स्क्रिप्ट में था कि उसमें 3 भाई थे, ठीक है। वो लोग चाइल्डहुड में बचपन में सेपरेटेड मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, देन एडल्ट में बड़े होकर के एक हो जाते हैं। एवेंजिंग देयर पेरेंट्स मिसफॉर्च्यून मीन्स अपने पेरेंट्स के मिसफॉर्च्यून जो उनका दुर्भाग्य था उसको भी वो एवेंज कर देते हैं। इस तरीके से उनका कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैड विजिटेड अस टू ऑफर हिज कॉन्डोलेसेंस। और कुछ और तेलुगु के जो प्रोड्यूसर्स थे वो उनके घर आते हैं शोक मनाने के लिए, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। He remarked ruefully that my father's script for him was left half done। और जब वो ऑथर के घर पे मिलने आते हैं उनके डैड की डेथ के बाद तो वो बताते हैं कि उनके पापा ने एक स्क्रिप्ट लिखा था उनकी मृत्यु से पहले, उनके डेथ से पहले, और वो स्क्रिप्ट अभी अधूरा है। I know the story. I told him I could finish it for you. He looked at me with kind eyes. Are you sure? फिर आगे ऑथर बताती है कि जैसे उस प्रोड्यूसर ने बताया कि ये स्क्रिप्ट अधूरा है तो ऑथर बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये स्टोरी पूरी कैसी होगी, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये स्टोरी पूरा कर सकती हूँ। और ये सुन करके जो प्रोड्यूसर थे वो ऑथर की आंखों में देखने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आर यू श्योर, क्या आप सच में श्योर हैं कि आप इस स्टोरी को पूरा कर पाएंगे। देन I nodded. Daddy discussed the treatment with me. He smiled at my use of jargon. जैसे ही वो प्रोड्यूसर ऑथर से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप श्योर हैं तो वो अपना सर हिला देती है और फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ मेरे डैडी ने मेरे साथ डिस्कस किया था इस स्टोरी के बारे में। और ही स्माइल एट माई यूज़ ऑफ जारगोन मीन्स उनके डैडी उनके जारगोन मीन्स उनका जो शब्द जाल था उस पर वो स्माइल करते हैं। I completed the script for him. My mother, who had been a teacher before her marriage, went back to support the family. आगे ऑथर ये भी बोलती है कि वो स्क्रिप्ट को मीन्स वो जो अधूरा कहानी है उसको वो पूरा लिख सकती है। फिर आगे शेयर करती है कि उनकी मम्मा शादी से पहले एक टीचर थी और अपने फैमिली सपोर्ट के लिए मीन्स ऑथर जो थी हमारी उन लोग 2 बहन थे और उनकी मम्मा थी, अब पापा का तो डेथ हो गया है तो बताती कि हमारे फैमिली सपोर्ट के लिए मीन्स हम दोनों बहन के लिए अब मम्मा जो है वो सपोर्ट करना चाहती थी मीन्स फाइनेंशियली कुछ काम करना चाहती थी। वी लेफ्ट आवर बिलव्ड होम एंड सिटी मूविंग टू माई मदर्स एंसेस्ट्रल होम इन बेंगलोर। और उसके लिए सपोर्ट करने के लिए उनको अपना घर और अब वो शहर छोड़ करके उनकी मम्मा के एंसेस्ट्रल होम बेंगलोर पे जाना पड़ा जहाँ वो उसकी मम्मा शादी से पहले रहा करती थी। देन एज द ईयर्स रोल्ड बाय लाइफ मिंडर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर अनुराधा एंड मी। अब साल गुजरते गए, बहुत सारी चेंजेस आते गए तो ऑथर के लाइफ में भी और उनकी सिस्टर अनुराधा के लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बट अवर लव फॉर लैंग्वेज एंड द रिटन वर्ड स्टूड एज इन गुड स्टेड। अब वो बता रही कि लाइफ में बहुत कुछ बदल गया, उनके लाइफ में भी उनकी सिस्टर की लाइफ में भी, लेकिन एक चीज़ें जो वो लैंग्वेज से जो भाषा से वो प्यार करते थे, राइटिंग को लेके जो उनका अटैचमेंट था वो सारी चीज़ें आज भी वैसी ही थी। Studies completed, Anuradha became a marketing professional while I became a mathematics teacher। अब उनका क्या होता है, साल गुजरते गए, अब उन लोग बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और उनकी छोटी बहन जो थी वो मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गई और जो हमारी ऑथर थी वो मैथ्स की एक टीचर बन गई।
We soon had our own families and children to raise. Even so, Daddy's unfinished dreams lingered on. Both Anuradha and I continued to write. अब क्या होता है, उनको जॉब भी मिल गया, उसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है, दोनों की अपनी फैमिली, अपने बच्चे हो जाते हैं, और जल्द ही डैडीज़ अनफिनिश्ड ड्रीम्स लिंगर्ड ऑन, मतलब उनके डैडी का जो अधूरा सपना था उसको उन लोग पूरा करने का सोचते हैं। अनुराधा और जो ऑथर है, मीन्स ऑथर और उनकी छोटी बहन, दोनों के दोनों जो थे वो अपना राइटिंग वर्क को आज भी कंटिन्यू रखते हैं। I brought out a collection of my poems while my sister published her anthology of short stories and a novel। आगे ऑथर बता रही है कि वो क्या करती थी, पोएम्स का कलेक्शन, मतलब जो भी वो कविताएं वगैरह लिखती थी उसको वो एकत्रित करके रखती थी, और उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी जिनका नाम था अनुराधा, वो क्या करती थी, शॉर्ट स्टोरी का, छोटी छोटी कहानियों का एक एंथोलॉजी, एक बुक वो पब्लिश करवाती है। इन 2003 माई एंट्री फॉर अ Horseshoe Nail in the Commonwealth Broadcasting Association Short Story Competition won a highly commended prize। अब वो बताती है कि 2003 की बात है, उनकी एंट्री होती है इस जगह में, हॉर्सू नेल, जिसमें क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी का कंपटीशन होता है। किसके थ्रू, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के थ्रू एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होता है, और उस स्टोरी कंपटीशन में जो हमारी ऑथर है उनको प्राइज़ मिलता है, मीन्स उनका स्टोरी सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्टेड फ्रॉम 3700 स्टोरीज, द कॉम्पिटिशन वॉज टफ, द जजेस इन्फॉर्म्ड मी योर स्टोरी वॉज ब्यूटिफुली टोल्ड एंड वेरी वेल रिटन। और वो जो कहानी की प्रतियोगिता हुई थी, मीन्स स्टोरी जो कंपटीशन हुआ था, उसमें लगभग से 3700 स्टोरीज़, मीन्स 3700 लोगों ने अपनी कहानियाँ दी थी, कह सकते हैं हम। वो कंपटीशन प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा कठिन थी, बहुत ज़्यादा टफ थी, और जो जज थे उन्होंने ऑथर को इन्फॉर्म किया इस बात की, उनको सूचना दी कि उनकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताई है, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। Centered on an organ donation racket, it was set in a remote Tamil Nadu village but read across the world। ये तमिलनाडु के एक विलेज पे लिखा गया था, लेकिन इसको पूरी दुनिया के द्वारा पढ़ा गया उनकी कहानी को। अ यूके डॉक्टर यूज द स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट एमंग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और जो कि हमने अभी जस्ट रीड किया कि उनकी स्टोरी इतनी अच्छी थी कि पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने उनकी ये कहानियाँ पढ़ी, और यूके के एक डॉक्टर ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे, तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इस कहानी को ऐड कर दिया कि डिबेट में बच्चे ये कहानी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द फॉलोइंग ईयर इट वॉज अनुराधा's turn। अब कुछ साल गुजर जाते हैं, अब उनकी छोटी बहन की बारी आती है। She too won a highly commended prize for her story today। My elder daughter Darshana Ramdev is a journalist with the Deccan Chronicle। She always wanted to write। और फिर आगे ये बता रही कि अब उनकी छोटी बहन की बारी आती है। उनकी छोटी बहन भी बहुत सारे प्राइजेस विन करती है, बहुत सारे प्राइज़ वो जीत जाती है, और जो ऑथर की बड़ी बेटी है जिनका नाम है दर्शना रामदेव, वो एक जर्नलिस्ट हैं और उनको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा लिखना चाहती है। माई यंगर वन दीक्षा स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल्सो एन आर्डेंट राइटर एंड हैज़ एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग द टी टॉवेल एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि ऑथर ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी को भी लिखने का शौक़ है, और उनकी जो छोटी बेटी रहती है जिनका नाम रहता है दीक्षा, जो कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है, उनको भी, वो एक आर्डेंट राइटर है, उनको भी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। साथ ही साथ वो क्रिकेट ब्लॉग में भी एक्टिव रहती है जिसका नाम है द टी टॉवेल एक्सप्लेनेशन। आई एम गोइंग टू बी अ क्रिकेट राइटर वन डे, सी सेज एज इफ इट वर अ वार्निंग, लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग। तो फिर वो आगे ये बताती है उनकी यंगर डॉटर मीन्स ऑथर की छोटी बेटी की, वो एक दिन क्या करेगी, एक बहुत बड़ी क्रिकेट राइटर बन जाएंगी, और उनको वार्न मिलता है कि सबसे पहले तुम अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। Daddy passed away in 1972 generation ago, I had say, but his single-minded devotion to writing still glows like a beacon among his children and grandchildren। आगे ऑथर बताती है कि उनके डैडी का डेथ 1970 में ही हो गया था। अब 2 जनरेशन, 2 पीढ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन
राइटिंग को लेके जो उनकी फैमिली डिवोटेड थी, मतलब राइटिंग को लेकर के इतना ज़्यादा जो उनको लगाव था, वो आज भी बिकॉन मीन्स प्रकाश डालता है उनके बच्चों में भी, और उनके बच्चे भी राइटिंग किया करते थे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी, ठीक है, मीन्स उनके बच्चे के बच्चे। Anybody can die, yet as I finish one more piece, this story you have read, I know something for sure about Dad, his writing never stopped. हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, yet as I finish one more piece, this story you have read, आगे ऑथर हमको ये बता रही है कि उन्होंने एक और कहानी कंप्लीट कर ली, जो कहानी अभी हमने पढ़ा। I know something for sure about Dad, his writing never stopped, और वो इस बात को लेकर के श्योर हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ अपने डैड के लिए किया, ये कहानी लिख करके, क्योंकि उनकी कहानी, उनकी राइटिंग जो जर्नी थी वो कभी भी रुक नहीं सकती थी। और हमारी ऑथर का नाम क्या है? अमारा भवानी देव। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्वीट्स और बहुत अच्छा सा पोयम था, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारी ऑथर, जिनका नाम है अमारा, उनके जो डैड थे वो राइटिंग को लेकर के कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इतने इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया ताकि वो अपना पूरा का पूरा करियर, अपना टाइम किस पे स्पेंड कर सके? राइटिंग में स्पेंड कर सके। और उनके डेथ के बाद भी जो उनकी बेटी थी, उनकी दोनों बेटी किस पे थे? तो वो राइटिंग के फील्ड में, मीन्स वो भी लिखा करते थे। और उसके बाद जो हमारी ऑथर है अमारा, उनकी दोनों बेटियां भी क्या करती थी? राइटिंग में इंटरेस्ट रखती थी। सो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होता है। अब हम अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। अमारा भवानी देव टीचेस हाई स्कूल मैथमेटिक्स एट गुड शेफर्ड कॉन्वेंट बेंगलुरु। अमारा भवानी देव जो थी वो एक मैथमेटिक्स की टीचर थी, जो कि सैपर्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया करती थी बेंगलोर के। इन 2003 सी वॉन हाईली कमेंडेड प्राइज फॉर हर एंट्री फॉर अ हॉर्सशू नेल इन द कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन। और उनको 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में जो कहानी प्रतियोगिता हुई थी, उनको उसमें इनाम मिला था। और उनको राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तब जाके उनको 2003 में ये प्राइज़ मिला। अब देखते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर के हम कॉम्प्रहेंशन चेक हमारा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उसके साथ हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैडी वॉज ब्लैंक बिफोर परसुइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो वो डैड थे वो क्या थे, अपने राइटिंग से पहले वो क्या काम करते थे। सो द ऑप्शन इज एन एक्टर, अ मिमिक्री आर्टिस्ट, अ न्यूज़ रीडर इन AIR, या फिर एन एडिटर। तो वो क्या थे? एक न्यूज़ रीडर इन AIR। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर वॉज एबल टू कम्प्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ फादर बिकॉज। जो राइटर थी हमारी, वो अपने डैड के आधे जो उनका स्क्रिप्ट था, आधा स्क्रिप्ट, उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम थी। वो सक्षम क्यों थी? क्योंकि सी हैड बीन अ गुड राइटर एट दैट टाइम। सी हैड अ कॉपी ऑफ रफ स्केच ऑफ द स्क्रिप्ट। Her father had discussed the presentation of the script with her. Her mother had given her the copy of the script. And the correct option is option number 3. Her father had discussed the presentation of the script with her. उनके डैड ने क्या किया था? उनके साथ में उनके स्क्रिप्ट को लेकर के डिस्कशन किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर। नरेटर के फादर का नेम क्या था? The name of the narrator's father was Nagarkoil K. Radmanabhan. He was a news writer in AIR earlier and later he became a freelance writer and write scripts for films. ऑथर के डैड का नाम क्या था? नागरकोइल के रदमानाभन। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही आंसर को लिख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा आंसर को डिटेल में लिखना है तो आप आगे की लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि उनके डैड जो थे पहले वो AIR में एक न्यूज़ रीडर थे और बाद में वो एक बहुत ही अच्छे राइटर बन गए और फिल्म्स के लिए, मूवीज़ के लिए वो स्क्रिप्ट लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली। नरेटर की फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी थी? एंड द आंसर इज़ द नरेटर्स फैमिली वाज अ मिडिल क्लास फैमिली। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट सो गुड, सो द नरेटर्स पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस। नरेटर की इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स उनकी आर्थिक स्थिति
कैसी थी, तो उन लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं था, इसलिए उनके पेरेंट्स ने क्या किया था, अपने घर का आधा हिस्सा किराए पे दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैडी वॉज अ वेरी केयरिंग फादर, फाइंड आउट द सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ऑथर के या फिर हमारे नरेटर के जो डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग फादर थे, बहुत ध्यान रखा करते थे अपने डॉटर का। और इस चैप्टर में वो कौन से सेंटेंस है जिनसे हमको ये पता चलता है कि उनके डैड बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। एंड द आंसर इज़ Daddy was a very caring father. We can say by this line that when Daddy asked narrator that aren't you sleepy? No, I had mumbled, although I had often dozed off in the chair and he had carried me to bed next to mom. हम ये जानते हैं कि जो नरेटर के डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे, और हम किस लाइन के थ्रू बता सकते हैं ये तो हमने चैप्टर में रीड किया है, जब उनके डैड पूछते थे कि क्या तुम अब तक नहीं सोई हो। ऑथर धीरे धीरे मम्बलिंग करते हुए कहती थी कि नहीं, और अक्सर वो क्या करती थी, चेयर में बैठ कर के झपकियाँ लिया करती थी और उनके डैड उनको उठा करके उसकी मम्मी के पास में ले जा कर के बेड में सुला दिया करते थे। इनसे हमको पता चलता है कि उनके डैड बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, हिज राइटिंग नेवर स्टॉप, व्हाई डिड द डॉटर से दिस। जो ऑथर है उन्होंने कहा था कि वो कुछ चीज़ें अपने डैड को लेके बहुत ज़्यादा श्योर जानती है कि उनका राइटिंग कभी नहीं रुक सकता है, और ये चीज़ डॉटर ने मीन्स ऑथर ने ऐसा क्यों कहा। एंड द आंसर इज द नरेटर्स डैडी पास्ड अवे 2 generations ago, but his daddy's devotion to writing still glows like a beacon among his children and grandchildren. जो नरेटर के डैड थे वो 2 जनरेशन पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका राइटिंग को लेकर के जो उनका इंटरेस्ट था, बोल सकते हैं हम, लेखन को लेकर जो उनका लगन था, वो आज भी उनके बच्चों पे और उनके पोतों पे पोतियों पे अभी भी एक प्रकाश की तरह जल रहा था। So the daughter said that I know something for sure about dad, his writing never stopped. और यही रीज़न है कि उनकी डॉटर ने मीन्स हमारी ऑथर ने ये कहा कि वो कुछ चीज़ अपने डैडी को लेकर के श्योर कह सकती है कि उनकी राइटिंग कभी भी रुक नहीं सकती है। नेक्स्ट इज द राइटर टॉक्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमको डिस्क्रिप्शन देना है। फर्स्ट इज़ हर फैमिली, द मदर हाउसवाइफ, फादर जो है वो राइटर, सेल्फ, एल्डर डॉटर, सिस्टर इज यंगर डॉटर। ओके, उनकी फैमिली को लेकर के ये डिस्क्रिप्शन था। अब सेकंड क्या है, द कंडीशन इन द फैमिली, फैमिली की कंडीशन को लेकर के हमको ब्लैंक को फील करना है बस। ओके, जैसे कि होम, मॉडेस्ट विथ वाइट वॉस्ड वॉल्स एंड ग्रीन विंडोज़, उनका घर कैसा था, तो सफ़ेद दीवार थे और साधारण से उनका घर था और उनके विंडो का कलर ग्रीन था। लाइफस्टाइल कैसा था, सिंपल था। पैशन उनका किस चीज़ को लेकर के था, तो राइटिंग को लेकर के था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वोकेबलरी सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक द पैसेज मीनिंगफुली। अब ब्लैंक को हमको फिल करना है जिसके ऑप्शन हमको बॉक्स में गिवन है, तो उस बॉक्स से ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमको ब्लैंक को प्रॉपरली फिल करना है। सो रीड करते हैं। राघव हु वॉज अ, यहाँ पे क्या आएगा आपका, फ्रीलांस राइटर, वेंट अप टू द एटिक विथ हिज डॉटर टू सीट एंड डिस्कस द। सेकेंड ब्लैंक में लिखेंगे आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूली रिटन स्क्रिप्ट फॉर अ हिंदी मूवी, ही हैड अ ग्रेट। थर्ड में लिखेंगे आप लोग पैशन फॉर एक्टिंग, ही यूज टू रिगेल हिज डॉटर विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स, ही टोल्ड हर हाउ वंस अ बिग हिट एल्यूडेड हिम, द डॉटर हु वॉज स्टडिंग इन एन एक्सक्लूसिव। फोर्थ ब्लैंक में आएगा आपका एक्सक्लूसिव, स्कूल वॉज ऑल्सो वेरी गुड, मिमिक। फिफ्थ ब्लैंक में आएगा आपका मिमिक एंड यूज टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स विथ हर मिमिक्री। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंसेस है ऑलरेडी हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझे हुए हैं, बस इसमें नेम को चेंज करके एक ब्लैंक को फिल करने के लिए हमको दे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द नाउन फ्रेजेस इन द पैसेज दैट टेक द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। अब हमको चैप्टर को आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए और आपको नाउन या फिर फ्रेजेस सेंटेंसेस फाइंड करना है जो कि नीचे एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, जैसे कि ब्लैंक थॉट्स। ठीक है, ब्लैंक थॉट्स तो हमने क्या पढ़ा था, टर्निंग थॉट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टर्निंग थॉट्स। पैशन है तो रिलेंटलेस पैशन, ड्रीम्स है तो अनफिनिश्ड ड्रीम्स, एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग एंड लास्ट इज डू आई ब्यूटी। ओके,
Next is now match the words in box with their related expressions given below. Write the correct numbers in the bracket. Read the lesson carefully while you do this exercise. अब हमको क्या करना है, वर्ड मैच करना है वर्ड्स को करेक्टली, और हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके बगल में हमको ब्रैकेट दिया हुआ है। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोल रहा है कि आप लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार लेसन को रीड कर लीजिए। देन उसके बाद जो बॉक्स में हमको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि स्क्रिप्ट, बिग हिट, करंट, स्वेल, इल एफर्ट, ट्रीटमेंट, फैन, लीप ऑफ फेथ, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है। यहाँ पे आपके बुक में देख सकते हैं आप कि इस तरीके से वर्ड्स गिवन है और उस वर्ड्स में नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट है, तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट। सेकेंड नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन सेकेंड नंबर है आपका सक्सेस। थर्ड इज़ योर रिसेंट वर्क एंड फोर्थ इज़ योर फील प्राउड। फिफ्थ इज़ अरेंज विथ डिफ़िकल्टी। सिक्स्थ वन इज़ प्रोसेसिंग और कंसिडरिंग समथिंग एंड लास्ट सेवन वन इज़ एडमायरर। ओके, एट्थ वन इज़ ऑल्सो सडन पावर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उस ब्रैकेट में बस नंबर डाल करके फिल करना है। Next is find out the meaning of these words written above from the dictionary and match them to the situations given below. हमको जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढने हैं और उसके बाद जो सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, हमको मीनिंग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मरमर मीन्स इन अ क्राउड, विस्पर मीन्स हाइड फ्रॉम अदर्स, scream, fear, yell, anger, stammer in hesitation, sigh in sadness, shriek in excitement and mutter means in complaint. ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ब क्लियर होना चाहिए। वर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशंस क्लियर होने चाहिए। प्रीपोजिशंस दिया हुआ है, अगर आपको प्रीपोजिशन नहीं पता है, जो आपके बुक में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो भी गिवन है, तो आप स्पोकन क्लासेस में जा करके वहाँ से आप अपना प्रीपोजिशन रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ ब्लैंक को फिल करेंगे, और अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ना है तो आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि आपको ये गिवन है आपके बुक में भी, डॉक्टर दिनेश देवांगन इज़ अवेलेबल, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ऑन मंडेज फ्राइडेज यहाँ पे आएगा एट 10 AM to 1 PM एट दिनेश ऑर्थ क्लिनिक जहांगीर। अनीता सेज वेल डॉक्टर देवांगन इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट रायगढ़ ऑन थर्सडे टू थर्सडे, it's not a Thursday, it's Tuesday to Thursday and on Sunday. Radha says is he available at Raigad from 10 AM to 1 PM. Now at Raigad he is available from 6 PM to 9 PM. सो स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस ब्लैंक में हमने किससे फिल किया है, प्रीपोजिशन से फिल किया है। और अगर आपको ये जानना है कि हम ऑन प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं, एट प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी हमने स्पोकन क्लासेस में ये सारे प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर प्रीपोजिशन पहले रीड कर लीजिए, देन उसके बाद ये ग्रामर सेक्शन आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जिसको हमको प्रीपोजिशन से ही फिल करना है। माई फादर हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस for 30 years. Rajeshwari has been using this cycle in 2014. I have been studying from morning. Ravi bought this house 30 years before. We stay in my aunt's house for a week every year. My mother visited Dongargarh 6 years ago. I reach home at 6 PM every day. I shall finish this work on Thursday. She will come back for 10 days from now. We sleep at 7 AM on Sundays. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसके ब्लैंक को भी प्रीपोजिशन से अच्छे से फील कर लिया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पोकन क्लासेस में ऑलरेडी हमने प्रीपोजिशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए, देन उसके बाद इसको समझिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। अब एट लास्ट आपको राइटिंग सेक्शन गिवन है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव टू गो ऑन ए स्कूल पिकनिक द नेक्स्ट डे, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द प्रिपरेशन यू विल मेक फॉर द पिकनिक। अब आप मान लीजिए कि आप स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे हैं, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है स्कूल पिकनिक को लेकर के कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पिकनिक जाने के लिए। हमको कुछ हिंट गिवन है तो इस हिंट को आप यूज़ करके एक पैराग्राफ आपको लिखना है। और हिंट क्या है, सेट द अलार्म क्लॉक टू गेट अप अर्ली, थिंक अबाउट द फूड आइटम यू टेक, थिंक अबाउट व्हाट क्लॉथ्स यू विल वियर, द प्ले थिंग्स यू विल कैरी, द वे यू विल रीच द स्कूल ऑन टाइम।
तो ये हिंट है, हमको इस हिंट को यूज़ करके हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि picnic is one thing that we all look forward to. When it was announced in class that we would be going for a picnic, we were all excited and happy. पिकनिक एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि भाई हम पिकनिक कब जाएंगे, ठीक है। और जब ये अनाउंस होता है कि पूरे क्लास में जब ये अनाउंस होता है कि हम पिकनिक जा रहे हैं, तो हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वी वुड गो द गांधी पार्क फॉर द पिकनिक, वी सेट द अलार्म क्लॉक एंड ऑन द डे ऑफ द पिकनिक वी वोक अप वेरी अर्ली। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गांधी पार्क जा रहे हैं पिकनिक के लिए, और पिकनिक के लिए हमने अलार्म सेट किया है, और पिकनिक के जाने वाले दिन हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सो माई मदर पैक्ड फॉर मी लॉट्स ऑफ फूड आइटम्स फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड पुट दैम नीटली इन अ बैग। तो जिस दिन हम लोग पिकनिक जाने वाले रहते हैं, उस दिन जो मेरी मम्मा है वो क्या करती है, बहुत सारे खाने बना लेती है, मेरे दोस्तों के लिए भी खाना बनाती है और उसको बैग में साफ़ सुथरे तौर से पैक करके रख देती है। वी वर स्कूल यूनिफॉर्म, वी ऑल्सो कैरिड क्रिकेट किट्स एंड फुटबॉल। और हम लोग सब क्या करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और हम लोग अपने साथ क्रिकेट किट और फुटबॉल भी रखते हैं। वी रीच द स्कूल एट 7 o'clock बाय बस, ऑल ऑफ अस वर वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी। और हम लोग सब 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं बस से, और हम पिकनिक जाने के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश रहते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको भी क्या करना है, पिकनिक को लेकर के एक पैराग्राफ लिखना है। और इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली स्टूडेंट्स हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि आपको बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के सारे वोकेबुलरी, ग्रामर एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।